संघ क्या है? एक मनुवादी संगठन। ये हिंदू संगठन कहना मिसनोमर है। ये एक मनुवादी संगठन है, सवर्णों का संगठन है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान। पिछले 100 साल में कितने उसमें दलित सरसंघचालक बने, कितने ओबीसी बने, मेरे को बताएं। दलित हो सकते थे, बदला नहीं है। अब भारत 1947 से पहले एक सुई तक नहीं बनती। नेहरू जी आए, उन्होंने प्लानिंग कमीशन में काम किया और सारा इधर से भारत का डेवलप किया। राहुल गांधी को आप एक फरिश्ते के रूप में देखते हैं? ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आप हमेशा इतिहास से कुछ एग्जाम्पल्स कोट करते हैं कि जब जब इस देश में समता स्थापित हुई है, चाहे वो वरकारी मूवमेंट था, चाहे वो भक्ति मूवमेंट था, या फिर गुरु नानक का काल था, सिख हिस्ट्री से भी आप एग्जाम्पल देते हैं, इवन मराठा हिस्ट्री से आप शिवाजी का दौर कोट करते हैं कि जब जब SC ST OBC को सेनाओं में भर्ती हुई या सेनाओं में हिस्सा मिला, वो जो हिस्ट्री का पार्ट था वो सबसे गौरवशाली रहा। देखिए, ऐसा है शशांक जी कि मैंने, क्योंकि 1978 48 वर्षों से मैं इस सामाजिक व्यवस्था को बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, इसका अध्ययन कर रहा हूँ, और मैंने ये पाया है कि भारतवर्ष में ये जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था रही, भाई 2000 दलित जातियाँ, 3000 OBC जातियाँ और अपने आपको सवर्ण कहने वाले लोग, तो ये सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। इसमें एक एक पायदान पे लोग खड़े हैं, 6000 पायदान है मान लीजिए, और हर पायदान पे जो आदमी खड़ा है वो ऊपर वाले के तलवे चाट रहा है और नीचे वाले को काट रहा है, उसको ठोकर मार रहा है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था ये है। ये स्ट्रेटिफाइड जो सोसाइटी है उसकी वजह से ये भारत कमज़ोर हुआ, और जो हज़ारों साल तक, अब भारत दुनिया में सबसे बैकवर्ड देश है। इसलिए बैकवर्ड देश है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने लोगों को बैकवर्ड रखा, तो देश भी बैकवर्ड हो गया। सबसे ज़्यादा लंबी गुलामी का इतिहास अगर किसी देश का दुनिया में उठा करके देख लो तो इंडिया का है। सबसे ज़्यादा कंगाली का, भुखमरी का, अकाल कहाँ पड़ते थे? भारत में पड़ते थे। तो ये सारी की सारी जो बीमारियाँ थी, उसके पीछे बीमारी एक है, ये सिम्टम्स हैं। वो बीमारी ये है कि यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था रही वो गैर बराबरी वाली थी, असमानता वाली, विषमता वाली, स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी रही, ऊंच नीच वाली, जन्म के आधार पे, कर्म के आधार पे या मेरिट के आधार पे नहीं। और ये जो आरक्षण का विरोध करते हैं, ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने 3000 साल तक 100% आरक्षण भोगा है। हर चीज़ पे 100% आरक्षण था। धन दौलत पे 100% आरक्षण, संपत्ति पे, जमीन जायदाद पे 100% आरक्षण, राज करेंगे तो हम ही करेंगे, इस पे 100% आरक्षण। ठीक है, बड़े बड़े सेनापति बनेंगे, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो वो भी हम ही बनेंगे। 100% आरक्षण लेकर के ये लोग यहाँ तक पहुँचे जो आज कहते हैं हम अगड़े हैं, 3000 साल तक। और अब ये समता का जो संविधान शुरू हुआ है, अब भारत 1947 से पहले एक सुई तक नहीं बनती थी। नेहरू जी आए, उन्होंने प्लानिंग कमीशन में काम किया और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का डेवलप किया। हम जैसे जो गाँव में भैंस चराते थे वो MBBS डॉक्टर बन गए। इस तरह के मेडिकल कॉलेज 15 रुपये महीना फीस वाले खोले। ठीक है, आगे बढ़ने का हम जैसे लोगों को मौका मिला। मनुवादी व्यवस्था होती तो मैं आज भी गांव में किसी अपना जोहड़ क्या बोलते हैं तालाब के किनारे बैठ करके भैंस चरा रहा होता। मैं डॉक्टर थोड़ी बनते या इस क्या कहते हैं AICC के हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सकता था मैं। ये जो समता की जो आपने बात की, जो मैंने पूरा समाजों का अध्ययन पूरे विश्व का, इंडिया का ही नहीं किया, मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया में जिस जिस देश में समता आई है वो देश जो है वो उसने प्रगति की है, वो शक्तिशाली बना है, वो समृद्ध बना है, संपन्न बना है। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इंडिया के अगर मैं उदाहरण दूँ तो भारतवर्ष में कब समता थी? जब महात्मा बुद्ध का जो काल था, ठीक है, अशोका, चंद्रगुप्त, उस समय भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था। सिकंदर भी आया तो पिट के चला गया, समृद्ध था, संपन्न था, ठीक है, खुशहाली थी। उसके बाद जातीय व्यवस्था हावी हो गई, बुद्ध को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देश पिटना शुरू हो गया, लात खाना शुरू हो गया। जो आता 2000 घोड़ों पे आता, क्योंकि ये बटा हुआ समाज था, ऊंच नीच वाला समाज था। ठीक है, जो 2000 घोड़ों में बैठ के आ गया वो पीटता चला गया और सब उसके आगे नतमस्तक होते चले गए। और फिर सबसे ज़्यादा कंगाली, भुखमरी, अकाल, अशिक्षा पीछे चला गया। एक आविष्कार नहीं किया इंडिया ने आज तक। तो वो सारा का सारा उसके पीछे जो हमारी जो जातिवादी व्यवस्था रही, मनुवादी व्यवस्था रही, वो उसका कारण है। अब मैं जो बताता हूँ इंडिया का ही उदाहरण अगर आपको दूँ तो वारकरी आंदोलन चला महाराष्ट्र के इलाके में, भक्ति आंदोलन एक, उसमें कहा भी सब बराबर है, इंसान इंसान बराबर है।
और वो एक भावना पैदा हुई वहाँ समाज में। जब वो समता की भावना वहाँ पैदा हुई तो वहाँ पे इलाके में एक सामाजिक शक्ति का विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति निकला जिसने मराठा साम्राज्य कायम किया जो दिल्ली तक पहुँच गया था। ठीक है, ऐसे ही बाबा नानक ने सिख धर्म शुरू किया, सबको बराबर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने जो 5 प्यारे बनाए, जो 5 थे उसमें से 4 तो ओबीसी थे, सब बराबर कर दिए सिख में। साथ बैठ के खाना खाओ, लंगर करो, गुरुद्वारे में सब बराबर हैं। ये नहीं कि भाई यही बनेगा ग्रंथी, बाकी नहीं बन सकते, जन्म के आधार पे नहीं है, कोई भी बन सकता है ग्रंथी। ठीक है, तो वो एक बराबरी वाला समता का माहौल पैदा हुआ, और फिर उस समाज में शक्ति पैदा हुई। उस शक्ति का अगर आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ दैट फोर्स वह महाराजा रंजीत सिंह। भाई चंद्रगुप्त के बाद कि कोई काबुल तक झंडा नहीं फहराया भारत के देश में। काबुल से लोग आते रहे, वेव्स की वेव्स आती रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिख की जो समता थी, सिख धर्म ने जो समता पैदा की, हमारे समाज में, हमारे देश में ताकत पैदा हुई, खुशहाली आई, संपन्नता आई, और महाराजा रंजीत सिंह काबुल से लेकर तिब्बत पता नहीं कहाँ तक उन्होंने राज स्थापित किया। ठीक है, अब आज़ादी के बाद एक समता वाले संविधान आया। आप देखो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत कहाँ था? ना विज्ञान था यहाँ पे, ना पेट में रोटी थी, ना शिक्षा थी। लेकिन ये समता जो संविधान से आई है, 70 साल से लगातार भारत तरक्की कर रहा है, संपन्नता आ रही है, भारत खुशहाल हो रहा है, भारत ताकतवर हो रहा है। मनुवादी व्यवस्था अगर होती तो आज पाकिस्तान कब्जा कर लेता था 1 साल के अंदर अंदर इंडिया के ऊपर, वैसे जैसे बाबर ने कर लिया था, अगर संविधान ये नहीं होता तो। क्यों? विषमता होती, भारत कमज़ोर हो गया होता। तो हमारी जो ताकत है वो समता में है। हमारा देश तरक्की करेगा तो अगर हम समतावादी समाज बनाएंगे, उससे तरक्की करेगा। विषमतावादी, जन्म के आधार पर ऊंच नीच, किसी को नीच बोलना जन्म की वजह से, अगर ऐसा समाज बनेगा तो ये देश डूब जाएगा। बाहर के लोग आकर के 2 महीने में कब्जा कर लेंगे इंडिया में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश में समता मूलक समाज बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको चलो इंटरनेशनल एग्जाम्पल देता हूँ। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया, पहले ऊंच नीच थी, वो क्लास के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं थी, लेकिन वर्ग के हिसाब से ऊंच नीच थी। कोई नाइट था, कोई लैंडलॉर्ड था, कोई रॉयल था। ठीक है, मैग्ना कार्टा आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ आई। इंग्लैंड जो है बिल्कुल एक छोटा सा टापू वाला देश, पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित हो गया, कभी सूरज नहीं छुपता था, ऐसा साम्राज्य आ गया। अमेरिका में काले गोरों में जब फर्क खत्म किया उन्होंने, उसके बाद अमेरिका कितना ताकतवर हो गया। जापान जर्मनी क्यों ताकतवर रहे? क्योंकि एवरी जर्मन इज इक्वल, एवरी जैपनीज इज इक्वल। ठीक है, अरब देशों का आप एग्जाम्पल लो, वहाँ लड़ते रहते थे सब ट्राइब्स। इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा भी सब बराबर हो गए, एक समता पैदा हुई। और अरब उसके बाद देखो पूरी दुनिया में छा गए। चाइना का देख लो, चाइना में कितना पिटा हुआ देश था, इंडिया टाइप का देश था, क्योंकि वर्ग के हिसाब से ऊंच नीच थी, जाति की नहीं थी, लेकिन वर्ग थी वहाँ पे। समता आई, कम्युनिज्म आया, माओवादी। उसके बाद चाइना आज पूरा अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो जब भी जिस भी समाज में समता होगी, वो समाज, वो देश संपन्न होगा, खुशहाल होगा, ताकतवर होगा। और भारत आज अगर आप पीछे 70 सालों में जो तरक्की कर रहा है, ये 56 इंच वाली नकली बातें नहीं हैं। ये बाबा साहब का संविधान है जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब ने मिलकर के बनाया। बाबा साहब ने उसको चेयर किया। उस संविधान की वजह से इस देश में ताकत हो रही है। ये बकवास करते हैं लोग कि जी मोदी जी ने बस डंका बजा दिया और वो कर दिया। ठीक है, कोरी बकवास है ये। मोदी जी कुछ भी नहीं है अगर ये संविधान नहीं होता तो। जी सर, कॉन्स्टिट्यूशनली तो समता है, इक्वालिटी है, लेकिन अगर आज हम सोशल रियलिटी को देखें तो वो कुछ और ही है। देश में ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो मेन पोस्ट हैं वहाँ से ओबीसी गायब हैं, चाहे हम वाइस चांसलर्स की बात करें, जजेस की बात करें। हम देख रहे हैं कि कैसे हर इंस्टीट्यूशन पर आरएसएस का कब्जा है। उसी मानसिकता के लोग आ रहे हैं जो संघ की विचारधारा के हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग आ रहे हैं जो संघ की विचारधारा के हैं, क्या ये बहुत ही मेरिटोरियस लोग हैं? मैं उसको संघ की विचारधारा नहीं कहता। संघ की विचारधारा करके आप मतलब असली चीज़ की तरफ छुपा रहे हैं। जो मनुवादी विचारधारा, संघ क्या है? एक मनुवादी संगठन है। ठीक है, संघ पिछले 100 साल में कितने उसमें दलित
सरसंघचालक बने, कितने ओबीसी बने मेरे को बताएं। और एक सरसंघचालक ही छोड़ दीजिए, जो टॉप के जो 100 हैं संघ में, उनमें आज तक कितने ओबीसी और कितने दलित बने। तो ये हिंदू संगठन कहना मिसनोमर है, ये एक मनुवादी संगठन है, सवर्णों का संगठन है। लेकिन कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी कह रहे थे मीडिया में आके कि आरएसएस का चीफ एक दलित भी बन सकता है। हाँ बन सकता है, तो 100 साल में तो बना नहीं। ठीक है, ठीक है, अगले 1000 साल तक वो ऐसे कहते रहेंगे बन सकता है। और फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आरएसएस का अगर चीफ दलित मान लीजिए बन भी गया और वो चला उन्हीं सिद्धांतों पे जो मनुवादी सिद्धांत हैं, तो उसका क्या मतलब रहा। विचारधारा है वो बदलनी जरूरी है, ठीक है ना भाई। अर्जुन सिंह जी तो एक क्षत्रिय समाज के थे और हमारी मैडम सोनिया गांधी ने उनसे कहा तो उन्होंने शिक्षा में आरक्षण लागू किया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह जी खत्री थे और वो क्षत्रिय थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने काम समता का किया। महात्मा बुद्ध खुद क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने समता की आवाज़ उठाई। तो बात ये होना कि ये ओबीसी है, ये दलित है, वो जरूरी नहीं, किस विचार का है व्यक्ति, वो मायने रखता है। तो हमें बुद्ध का विचार का क्षत्रिय चाहिए, ठीक है, अर्जुन सिंह के विचार का चाहिए हमें मैडम सोनिया गांधी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जैसे हों, जो समतावादी समाज बनाने का काम करें। और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, आज के समय में अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, महात्मा फूले के मार्ग पे चल रहा है और समता की लड़ाई लड़ रहा है बहादुरी से, तो उसका नाम है न्याय योद्धा राहुल गांधी। और मनुवादी ताकतें, पूरा मीडिया, पूरा आपके क्या कहते हैं ये धन दौलत वाले फॉर्चून 500 कंपनी वाले लोग, सब राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कोई पर्सनल थोड़ी है उनकी बात, सिर्फ इसलिए कि ये मनुवादी व्यवस्था तोड़ने के लिए क्यों काम कर रहे हैं। जो भी मनुवादी व्यवस्था की खिलाफत करेगा इस देश में, पूरे ब्रह्मांड की जो मनुवादी ताकतें हैं ना, वो एक होकर के उसके खिलाफ हो जाती है। और वही न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के साथ भी हो रहा है, ठीक है। आज वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बोलना छोड़ दें, गरीबों के लिए बोलना छोड़ दें, तो आज वो हीरो हो जाएंगे प्रेस के, ठीक है। मोदी जी से ज़्यादा उनको प्यार करेगी प्रेस, ये मीडिया और ये क्या कहते हैं फॉर्चून 500 कंपनी वाले। लेकिन वो गरीब की, कमज़ोर की, उनकी आवाज़ उठाते हैं, दलित की, आदिवासी की, अक़लियत की, ओबीसी की, अति पिछड़ा की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वो विलेन बने हुए। आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि राहुल गांधी को आप एक फरिश्ते के रूप में देखते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल जी की जो पॉलिटिक्स है वो ओवर द ईयर ट्रांसफॉर्म हुई है? देखिए ऐसा है, मेरा ये खैर दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि मैं जब तक राजीव जी थे तो मैं जुड़ा हुआ था कांग्रेस से, और मैंने उस समय राहुल जी को बहुत छोटी उम्र का देखा। उसके बाद मैं कांग्रेस छोड़ गया, ठीक है, जब राजीव जी चले गए, और मैं संपर्क में नहीं रहा। और बहुत बाद में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब मैंने न्याय योद्धा राहुल जी को देखा और मैं बहुत प्रभावित हुआ तब। और फिर मेरा को एक अवसर प्राप्त हुआ उनसे मिलने का, नज़दीक आने का। तो विचार तो मतलब मैं जुड़ा तो इसलिए कि उनका जो विचार था वो भागीदारी सबको देना चाहते हैं, इस देश में सबको आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय के इस समय सबसे बड़े योद्धा अगर इस देश में हैं, और मैं बड़े बड़े योद्धाओं के साथ रहा हूँ अपने जीवन में जो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे, तो वो राहुल गांधी हैं, मैं इसलिए उनके साथ हूँ। लेकिन व्यक्तिगत रूप में जब मैं उनसे बात करता हूँ और मिलता हूँ, तो उनका जो एक इंसान के रूप में जो पहलू है ना, वो अब मेरी उम्र लगभग 70 साल हो जाएगी और 1 साल में, तो ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो इंसान के रूप में भी फरिश्ता है। मैं उनसे जुड़ा हूँ विचार की वजह से, लेकिन एक ये अलग पहलू है उनका कि एज ए पर्सन ही इज मोर देन ह्यूमन बीइंग। देखिए ये जो है नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और संविधान में विश्वास करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।